भारत में भांग की कथा हमारी सभ्यता जितनी ही प्राचीन है, एक ऐसा सूत्र जो हमारी संस्कृति, धर्म और दैनिक जीवन में गहराई से बुना हुआ है। अथर्ववेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख है। थाउजेंडों वर्षों से इसे केवल औषधि के रूप में ही नहीं, बल्कि एक पवित्र पौधे के रूप में पूजा जाता रहा है। हिंदू पौराणिक कथाओं में भांग को भगवान शिवा का दिया हुआ एक उपहार माना जाता है, जिन्हें प्रायः इसका सेवन करते हुए दर्शाया गया है। इस दिव्य संबंध ने कुछ धार्मिक अनुष्ठानों और त्योहारों में इसकी उपस्थिति सुनिश्चित कर दी है, विशेषकर महाशिवरात्रि और होली के अवसर पर। सदियों से साधु और तपस्वी इसे ध्यान के लिए एक सहायक के रूप में उपयोग करते रहे हैं, यह मानते हुए कि यह उन्हें चेतना की उच्च अवस्था प्राप्त करने और ईश्वर से जुड़ने में सहायता करता है। यह एक ऐसा पौधा है जिसका सम्मान किया गया है और जिसे अपनाया गया है, डराया नहीं गया है। यह सांस्कृतिक स्वीकृति धार्मिक प्रथाओं से कहीं आगे तक फैली हुई थी, जिससे भांग उपमहाद्वीप की सामाजिक और औषधीय परंपराओं में सम्मिलित हो गई। यह पारंपरिक आयुर्वेदिक और यूनानी उपचारों में एक सामान्य घटक थी, जिसे पीड़ा से राहत और अनिद्रा से लेकर पाचन संबंधी रोगों तक हर चीज के लिए निर्धारित किया जाता था। ग्रामीण इसे औषधि के एक सरल, सुलभ रूप के रूप में उपयोग करते थे और यह कई समुदायों में दैनिक जीवन का हिस्सा थी। भांग के नाम से जानी जाने वाली तैयारी, जो पौधे की पत्तियों और बीजों से बनती है, सामाजिक आयोजनों में मुख्य बन गई, जिसे ठंडाई जैसे पेय या मिठाइयों में सेवन किया जाता था, जिससे समुदाय और उत्सव की भावना उत्पन्न होती थी। यह आधुनिक अर्थों में नशे के बारे में नहीं था, यह परंपरा, उपचार और सामाजिक बंधन के बारे में था, एक ऐसा संबंध जो थाउजेंडों वर्षों से बना हुआ था। ब्रिटिश उपनिवेश काल के दौरान भांग के प्रति दृष्टिकोण में नाटकीय रूप से परिवर्तन आना आरंभ हुआ। ब्रिटिश अधिकारियों ने स्थानीय रीति रिवाजों को नियंत्रण और राजस्व के दृष्टिकोण से देखते हुए पौधे को विनियमित और कर लगाने का प्रयास किया। उन्होंने 1890 के दशक में भारतीय भांग औषधि आयोग का गठन किया, जिसने व्यापक अनुसंधान के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि भांग का मध्यम उपयोग बड़े पैमाने पर हानिरहित था और भारतीय संस्कृति में गहराई से निहित था, और उन्होंने सीधे तौर पर प्रतिबंध लगाने के विरुद्ध सलाह दी। इसके बावजूद उपनिवेशवादी मेंटालिटी ने कलंक के बीज बो दिए, एक पारंपरिक पदार्थ को एक सामाजिक बुराई के रूप में प्रस्तुत किया। यह एक लंबी और जटिल यात्रा की शुरुआत थी, जहां प्राचीन परंपरा अंततः आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून और बदाडिक्शन ने सामाजिक मानदंडों से टकराएगी। वही पौधा जो मंदिर में देवता को अर्पित किया जाता है, कुछ ही गलियों दूर एक अवैध पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यह विरोधाभास भांग पर आधुनिक भारतीय बहस के केंद्र में है। इसके भविष्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके गहरे अतीत को स्वीकार करना होगा। हमें इसे केवल एक मादक पदार्थ के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक बहुआयामी पहचान वाले पौधे के रूप में देखना चाहिए, जिसने हमारे पूर्वजों को अनगिनत पीढ़ियों से आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि, सामुदायिक आनंद और शारीरिक राहत के स्रोत के रूप में सेवा दी है। एक ऐसा इतिहास जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। ये समझने के लिए कि कैनबिस हमें कैसे प्रभावित करता है, हमें सबसे पहले अपने शरीर के अंदर देखना होगा। हम सभी के पास कुछ अद्भुत है, जिसे अंतःकैनबिनॉइड तंत्र या ECS कहते हैं। ECS को अपने शरीर का प्रधान नियंत्रक या प्रबंधक समझो, जो संतुलन बनाए रखने के लिए चुपचाप काम करता है। एक ऐसी स्थिति जिसे समस्थिति कहते हैं। यह हमारे मनोदशा, निद्रा, भूख, स्मृति और यहाँ तक कि हमें पीड़ा कैसे अनुभव होती है जैसे कई महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करने में सहायता करता है। ECS के दो मुख्य घटक होते हैं, ग्राही, जो हमारे पूरे शरीर में कोशिकाओं पर पाए जाने वाले ताले की तरह होते हैं, जिन्हें CB1 और CB2 कहते हैं, और अंतःकैनबिनॉइड्स, जो चाबियां होती हैं, जिन्हें हमारा शरीर स्वाभाविक रूप से इन तालों में फिट होने और निर्देश देने के लिए उत्पन्न करता है। कैनबिस इसलिए कार्य करता है क्योंकि इसमें ऐसे यौगिक होते हैं जो हमारे शरीर की अपनी चाबियों के बहुत समान होते हैं। कैनबिस के पौधे में सैकड़ों रासायनिक यौगिक होते हैं, लेकिन दो विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, THC और CBD। THC या टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल वह यौगिक है जो मुख्य रूप से कैनबिस से जुड़े उत्कर्ष या नशे की अनुभूति के लिए उत्तरदायी है।
यह CB1 ग्राही से सीधे जुड़कर कार्य करता है, जो अधिकतर हमारे मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पाए जाते हैं। जब THC इन तालों में फिट होता है तो यह हमारी अनुभूति, मनोदशा और चेतना को बदल सकता है। यह मनः प्रभावी यौगिक है जो हमारी मानसिक स्थिति को बदलना है। यही कारण है कि THC से भरपूर पौधे के भाग जैसे कि पुष्पित शीर्ष, गांजा को इतनी सख्ती से विनियमित किया जाता है, क्योंकि उनका मुख्य प्रभाव मस्तिष्क को बदलने वाला होता है। दूसरी ओर हमारे पास CBD या कैनाबिडियोल है। THC के विपरीत CBD गैर मनः प्रभावी है, जिसका अर्थ है कि यह उत्कर्ष नहीं उत्पन्न करता है। CB1 और CB2 ग्राही से सीधे जुड़ने के बजाय CBD अधिक अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करता है। यह एक सहायक प्रबंधक की तरह कार्य करता है, जो हमारे शरीर को अपने अंतःकैनाबिनॉइड्स का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है और अन्य ग्राही तंत्रों को प्रभावित करता है। यही कारण है कि CBD को बिना नशे के इसके संभावित चिकित्सीय लाभों के लिए सराहा जाता है। यह प्रतिशोधरोधी, चिंतारोधी और द्वारारोधी गुणों के लिए जाना जाता है। कैनबिस के पौधे की पत्तियों और बीजों में, जिनसे पारंपरिक रूप से भांग बनाई जाती है, THC का स्तर कम होता है और CBD जैसे अन्य यौगिकों का अनुपात अधिक होता है, जो उनके हल्के भिन्न प्रभावों की व्याख्या करता है। वैज्ञानिक परिसर प्रभाव नामक एक बात के बारे में भी चर्चा करते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि THC और CBD जब पौधे में अन्य छोटे यौगिकों के साथ मिलकर सेवन किए जाते हैं तो एक दल के रूप में बेहतर कार्य करते हैं। यह एक संगीत मंडली की तरह है, जहां प्रत्येक वाद्य यंत्र एक समृद्ध, अधिक पूर्ण संगति बनाने के लिए अपनी भूमिका निभाता है। इन सभी यौगिकों के एक साथ कार्य करने का संयुक्त प्रभाव केवल THC या CBD को अकेले उपयोग करने की तुलना में अधिक प्रभावी और संतुलित हो सकता है। ये प्राकृतिक सामंजस्य एक मुख्य कारण है कि कई शोधकर्ता संपूर्ण पौधे की औषधि में रुचि रखते हैं, यह मानते हुए कि प्रकृति का मूल विन्यास सबसे अधिक चिकित्सीय क्षमता रखता है, एक अवधारणा जिसे हमारे पूर्वजों ने सदियों से सहज रूप से समझा था। भांग की औषधीय क्षमता इसके वैश्विक पुनर्मूल्यांकन के सबसे जरूरी कारणों में से एक है। अनगिनत रोगियों के लिए यह आशा की एक किरण देता है जहां पारंपरिक उपचार विफल हो गए हैं। इसके सबसे अच्छे से प्रलेखित उपयोगों में से एक दीर्घकालिक दर्द को नियंत्रित करना है, विशेषकर तंत्रिका संबंधी दर्द, जिसका उपचार करना बहुत कठिन होता है। पौधे में पाए जाने वाले कैनाबिनॉइड्स हमारे शरीर के दर्द के संकेत देने वाले मार्गों के साथ संपर्क करते हैं, जिससे मस्तिष्क को भेजे जाने वाले दर्द के संकेतों की मात्रा प्रभावी रूप से कम हो जाती है। यह मल्टीपल स्क्लेरोसिस, गठिया या तंत्रिका क्षति जैसी स्थितियों से पीड़ित व्यक्तियों को महत्वपूर्ण राहत दे सकता है, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता में बहुत सुधार होता है। यह ओपियोइड आधारित दर्द निवारक का एक विकल्प प्रदान करता है, जिसमें लत और अधिक मात्रा का अधिक जोखिम होता है। दर्द के अलावा भांग ने स्नायु विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय वादा दिखाया है। विशेषकर CBD ने ड्राइवेट सिंड्रोम और लेनॉक्स गैस्टॉट सिंड्रोम जैसी मिर्गी के गंभीर रूपों वाले व्यक्तियों के लिए एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाई है। कई मामलों में रोगियों, अक्सर बच्चों, जिन्हें दिन में सैकड़ों दुर्बल करने वाले दौरे पड़ते हैं, ने CBD आधारित मेडिसिनों से उपचार के बाद एक नाटकीय कमी देखी है। एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत दवा एपिड्योलेक्स इस तथ्य का प्रमाण है। कीमोथेरेपी से गुजर रहे कैंसर रोगियों के लिए भांग एक जीवन रेखा हो सकती है। THC उपचार के कारण होने वाली गंभीर मतली और उल्टी से लड़ने में प्रभावी साबित हुआ है। साथ ही भूख को उत्तेजित करने, वजन घटाने से रोकने और नींद में सुधार करने में भी मदद करता है, जिससे एक अत्यंत कठिन यात्रा को अधिक सहनशील बनाया जा सकता है। हालांकि हमें इस विषय पर ईमानदारी से बात करनी होगी और यह स्वीकार करना होगा कि भांग जोखिमों से रहित नहीं है। हानि की संभावना, विशेषकर बार बार और उच्च शक्ति के उपयोग से, वास्तविक है और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। विकासशील मस्तिष्क के लिए, विशेषकर किशोरावस्था और प्रारंभिक वयस्कता के दौरान, जोखिम बढ़ जाते हैं। अत्यधिक भांग का उपयोग स्मृति, ध्यान और निर्णय लेने जैसे संज्ञानात्मक कार्यों को प्रभावित कर सकता है।
यह सुझाव देने के लिए बढ़ते प्रमाण हैं कि यह मस्तिष्क के विकास में हस्तक्षेप कर सकता है, जिससे संभावित रूप से दीर्घकालिक परिवर्तन हो सकते हैं। हमारी युवा पीढ़ी की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है और इसका अर्थ है यह सुनिश्चित करना कि वे इन जोखिमों के बारे में पूरी तरह से जागरूक हों और उन्हें तथ्यात्मक, गैर आलोचनात्मक जानकारी तक पहुंच प्राप्त हो। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पर भी सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। कुछ व्यक्तियों के लिए, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनमें पूर्व प्रवृत्ति है, भांग का उपयोग चिंता, अवसाद या यहाँ तक कि मनोविकृति जैसी मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के विकास के जोखिम को बढ़ा सकता है। इसके अतिरिक्त सेवन का तरीका बहुत मायने रखता है। भांग पीना, जैसे तंबाकू पीना, फेफड़ों में टार और अन्य कार्सिनोजेन डायडिक्शना है, जिससे दीर्घकालिक ब्रोंकाइटिस और अन्य श्वसन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। यह अस्थायी रूप से हृदय गति और ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा सकता है, जिससे पहले से मौजूद हृदय रोगों वाले व्यक्तियों के लिए जोखिम हो सकता है। एक संतुलित चर्चा के लिए हमें वादे और खतरे दोनों को अपने हाथों में रखना होगा। इसकी उपचार करने की शक्ति का सम्मान करते हुए इसके हानि पहुंचाने की क्षमता को समझना होगा। भारत में भांग का लॉवी दृश्य एक उलझी हुई भूल भुलैया है, जिसे मुख्य रूप से 1985 के मादक द्रव्य और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह कानून अंतर्राष्ट्रीय दबाव में बनाया गया था और इसने पौधे के साथ भारत के संबंध को पूरी तरह से बदल दिया। मादक द्रव्य अधिनियम भांग के पौधे के अलग अलग भागों के बीच एक बहुत बड़ा अंतर करता है। यह गांजा, फूलने वाले या फलने वाले शीर्ष और चरस या हशीश, अलग की गई रेजिन, को अवैध मादक द्रव्य के रूप में परिभाषित करता है। इन भागों की खेती, उत्पादन, स्वामित्व, बिक्री, खरीद और परिवहन आपराधिक अपराध हैं, जिनमें छोटी मात्रा के लिए 1 वर्ष की सजा से लेकर वाणिज्यिक मात्रा के लिए 20 वर्ष तक की सजा होती है। यह देश का संघीय कानून है। हालांकि इस अधिनियम में एक रोचक और विशेष भारतीय अपवाद शामिल है। यह जानबूझकर भांग के पौधे की पत्तियों और बीजों को भांग की परिभाषा से बाहर रखता है। यह वह लॉवी छिद्र है जो भांग के पारंपरिक सेवन की अनुमति देता है, क्योंकि भांग पत्तियों और बीजों से बनती है। यह केंद्रीय मादक द्रव्य अधिनियम के दायरे से बाहर आती है। भांग को विनियमित और कानून बनाने की शक्ति अलग अलग राज्य सरकारों को दी गई है। यही कारण है कि आपको कुछ स्टेटों जैसे उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त भांग की दुकानें लॉवी रूप से चडिक्शनी हुई मिल सकती हैं, जबकि अन्य में यह निषिद्ध है। यह टोहरा तंत्र एक भ्रमित करने वाली वास्तविकता बनाता है, जहां पौधे का एक भाग एक पवित्र चढ़ावा है और दूसरा एक निषिद्ध पदार्थ। यह राज्य स्तरीय नियंत्रण पूरे देश में नियमों का एक पैबंद बनाता है। जिन स्टेटों में भांग की अनुमति है, वहां इसकी बिक्री आमतौर पर आबकारी लॉ के तहत प्रबंधित की जाती है, जैसे मदिरा के लिए होती है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में सरकार भांग की दुकानों के लिए अनुज्ञप्ति नीलाम करती है। हालांकि इन स्टेटों में भी आगे प्रतिबंध हो सकते हैं। अयोध्या, वाराणसी और मथुरा जैसे पवित्र नगरों में स्थानीय अधिकारी अक्सर भांग और मदिरा जैसे पदार्थों पर कठोर नियम या पूरी तरह से प्रतिबंध लगाते हैं, ताकि इन पवित्र स्थलों की धार्मिक पवित्रता और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखी जा सके। इसका अर्थ है कि वैधता केवल राज्य से राज्य में ही नहीं, बल्कि नगर से नगर में भी बदल सकती है, जिससे नागरिकों के लिए मार्गदर्शन और भी जटिल हो जाता है। भारत में भांग का भविष्य इस जटिल लॉवी ढांचे के पुनर्मूल्यांकन पर निर्भर है। जम्मू में CSIR, भारतीय एकीकृत औषधि संस्थान जैसे संस्थान पहले से ही भांग के औषधीय उपयोगों पर अग्रणी अनुसंधान कर रहे हैं, जो सरकार के दृष्टिकोण में परिवर्तन का संकेत है। 2020 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में भांग को पुनर्वर्गीकृत करने के लिए भी मतदान किया। इसके औषधीय मूल्य को स्वीकार करते हुए आगे का मार्ग एक संतुलित नीति की मांग करता है, जो मनोरंजन उपयोग, औषधीय उपयोग और धार्मिक परंपरा के बीच अंतर करे। हमें एक स्पष्ट विज्ञान आधारित राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता है, जो औषधीय उपयोग को विनियमित कर सके